नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल। सीपीसीटी के द्वारा एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मई में होने वाला जो एग्जाम है वो 9, 10 और 11 मई को होने वाले हैं। इस हिसाब से हमारे पास बचते हैं सिर्फ 30 दिन। तो हम लोग तैयारी करने वाले हैं। 30 दिन में टोटल 30 क्लास हम लोग लगाएंगे और उस 30 क्लास से हम लोग हमारा एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक के ये वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज पूरी की पूरी सीरीज। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो हमारे पास में है, राज कंप्यूटर बैतूल के एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको अभी भी टेस्ट चालू है और एग्जाम के टाइम भी फ्री टेस्ट वहां पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारा फुल कोर्स है जिसमें कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ाया गया है, एमसीक्यू भी है और मॉक टेस्ट भी है। सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना तो ये मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे आपको 40 टेस्ट मिलते हैं। याद रखिएगा, हमारे जो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअल एग्जाम का ही प्लेटफॉर्म, जैसे एग्जाम में आता है उसी प्लेटफॉर्म पर हमारी टेस्ट सीरीज चलती है। तो यहाँ पर आपको 40 टेस्ट जो मिलने वाले हैं, ये 40 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन है इसमें 52 नंबर के। इसके अलावा या फिर 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। जो 20 टेस्ट है ये टोटल आपको जिस तरह के हमारा एग्जाम पेपर होता है उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसी प्रकार इसमें टोटल 75 नंबर का पेपर होने वाला है और उसमें सारे सेक्शंस हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां पर 40 नंबर 40 टेस्ट ये वाले और 20 टेस्ट ये, टोटल 60 टेस्ट आप लगा सकते हो। और इससे आपके एग्जाम जिनको सिर्फ पास होना है तो क्वालिफाई होने लायक नंबर इसमें मिल जाएंगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हुए। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। और यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, नेटवर्क में किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान के लिए क्या उपयोग किया जाता है। देखिए, जिन लोग पहले से वॉच करते आ रहे हैं उन लोगों को पता है कि हम लोग प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद ऑप्शन को समझते हैं और फिर हम आंसर लगाते हैं, ताकि एग्जाम में जब हमारे पास प्रश्न आए तो एटलीस्ट हमको सबसे पहले प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उसका आंसर लगाना बहुत इजी हो जाता है। तो हमारी मेथड रहती है कि प्रश्न को हम बहुत डीपली समझ जाए, अच्छे समझ जाए, फिर उसके सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो होंगे इसके आंसर आपसे बनेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, और याद रखिएगा आपको खुद के नोट्स बनाते हुए चलने हैं क्योंकि हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराते हैं। आप खुद के नोट्स बनाते चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके रिवीजन के लिए एग्जाम के टाइम पे। यहां पर सबसे पहला प्रश्न है, नेटवर्क में किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान के लिए क्या उपयोग किया जाता है ना। बात किसकी हो रही है, नेटवर्क की। ये जो पूरा जाल फैला हुआ है इसमें है ना, अरबों खरबों जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगे हुए हैं, उसमें से आपके पर्टिकुलर किसी एक कंप्यूटर या डिवाइस की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास बोल रहा है मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और यूआरएल। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये चारों की चारों चीजें हैं ये यूनिक होती है, किसी एक की होगी तो दूसरे की सेम नहीं होने वाली है। यहाँ पे मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क पर फिजिकल एड्रेस, जो भौतिक इंटरफेस होता है या जो फिजिकल एड्रेस होता है वो क्या होता है, मैक एड्रेस। तो बेसिकली ये होता है हमारे लैन कार्ड का एड्रेस होता है। फिर आपका आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि नेटवर्क पर हमारे कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस होता है ना। लॉजिकली जो एड्रेस होगा वो कौन सा होता है, आईपी एड्रेस होता है। फिर हमारे पास पोर्ट नंबर है। तो पोर्ट नंबर जो होते हैं इंडिविजुअल, जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं उन प्रोटोकॉल्स के और साथ में जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं इनके, तो इंडिविजुअल पोर्ट नंबर्स होते हैं। फिर हमारे यूआरएल है। यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, तो वेब पर या इंटरनेट पर मौजूद किसी भी फाइल का स्पेसिफिक एड्रेस, मतलब एक ऐसा एड्रेस है जिसके द्वारा जिस पे क्लिक करते से ही हम सीधे वहां पहुंच जाएंगे, हमको सर्फिंग या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो होता है यूआरएल, है ना। जैसे इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना। तो जब शेयर करेंगे तो वो जो लिंक जनरेट होगी वो क्या होगी, इस वीडियो का यूआरएल होगी, है ना। तो कोई भी उस पर जैसे क्लिक करेगा तो सीधे इसी वीडियो पर वो पहुंचेगा। इसको भी याद रखना। और चारों के चारों कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं।
प्रश्न है किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान कैसे होगी, तो यहां पर उसने ना लॉजिकल बोला और ना ही फिजिकल बोला। इस कंडीशन में हम लोग जाने वाले किसके साथ में, लॉजिक के साथ में जाने, मतलब कि जो आईपी एड्रेस होगा, इस आईपी एड्रेस से हम नेटवर्क में किसी कंप्यूटर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आईपी एड्रेस। अगला प्रश्न है कौन सी मेमोरी अस्थिर या वोलेटाइल होती है। देखिए ये वाला जो प्रश्न है वोलेटाइल मेमोरी के लिए है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। जब भी वोलेटाइल शब्द आता है या अस्थिर आता है तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज हम लोग को जरूर करता है ना। जिन लोगों का बेसिक क्लियर है उन लोगों को तो नहीं करता है, जिनने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ वन लाइनर या एमसीक्यू में पढ़ा हुआ रहता है, वहां थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है। अब नहीं आएगी, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए वोलेटाइल मतलब क्या होगा, अस्थिर। वोलेटाइल वर्ड जो होता है इसका जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो याद रखना आप बिजली से होता है ना, कि विद्युत सप्लाई जब तक कि उसको मिल रही है उसमें डाटा कैसा होगा, सुरक्षित होगा। और जैसे बिजली सप्लाई हम काट देंगे उसके अंदर का डाटा अपने आप नष्ट हो जाएगा, वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो जब तक के डाटा बिजली मिल रही है डाटा रहेगा, बिजली जाने के बाद डाटा अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब इसी वोलेटाइल के कारण हम बोल रहे हैं क्या नष्ट हो जा रहा है, तो इसके अंदर का जो डाटा कैसा होगा, अस्थिर है ना। जब डाटा उसमें बिजली की सप्लाई के साथ ही गायब हो जा रहा, नष्ट हो जा रहा, इसलिए हम लोग जो मेमोरी होगी इस तरह की उसको क्या बोलेंगे, अस्थिर। मतलब उसमें डाटा हम लोग स्थायी रूप से सेव नहीं कर सकते हैं, टेम्परेरी काम करेंगे जब तक के रहेगा, उसके बाद अपने आप गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे कितनी मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर में है, तो हमारे पास जो सबसे पहली मेमोरी है किसके लिए, अस्थिर के लिए, तो वो हमारे पास में है रैम। कौन सी है, रैम है, इसको आपको याद रखना है। दूसरी हमारे पास में क्या होती है, तो होती है कैश मेमोरी। क्या होगी, कैश मेमोरी या कैश मेमोरी हम लोग जो बोलते हैं वो होगी। तीसरी कौन सी होगी हमारे पास में, सॉरी, तीसरी हमारे पास में है बफर मेमोरी। तो जितनी मेमोरी लिख रहा हूं याद रखना, ये सारी की सारी कैसी है, वोलेटाइल है और अस्थाई है। तो बफर मेमोरी भी कैसी होगी आपकी, अस्थाई। इसके अलावा एक और लिख देता हूं मैं, वो है वर्चुअल मेमोरी, है ना। तो ये चारों की चारी जो मेमोरी है याद रखना कैसे काम करती है ये, तो ये सारी की सारी अस्थिर है। बिजली सप्लाई जब तक की रहेगी इसके अंदर डाटा रहेगा, उसके बाद डाटा अपने आप नष्ट हो जाएगा, है ना। अभी ये जो मेमोरी है इनको भी हम इंडिविजुअल अलग अलग जरूर पढ़ेंगे हमारी पूरी सीरीज में। यहाँ पे बोल रहा है कौन सी अस्थिर है, तो देख लो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर रैम है और यहाँ पर रैम है, तो सीधे सीधे आंसर हो गया। अच्छा रोम पे लगा दिया आपने, सॉरी, क्या है रैम, रोम, ईपी रोम, है ना, ईपी रोम। ये जो हमारे पास में जितनी भी रोम हमारे कंप्यूटर में होती है स्थायी होती है, इसके अंदर का डाटा कैसा होगा, हमेशा सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वो नहीं मिटता है। फिर अब फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी हमारे पास क्या है, सारी इलेक्ट्रॉनिक जो मेमोरी होती है वो होती है, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया आपका, पेन ड्राइव हो गई, एसएसडी हो गई, ये सारा का सारा हमारे पास में फ्लैश के अंतर्गत आता है। ठीक, तो अब इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलिए अगला है ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर इंक्रिप्शन संभालती है। इंक्रिप्शन क्या होता है, देखिए इंक्रिप्शन के लिए आपको बता दूं मैं कि जो इंक्रिप्शन कहने का मतलब यह है कि आपने कोई डाटा सेंड किया, उस डेटा को एक विशेष प्रकार के कोड में बदल देना, क्या कहलाएगा, इंक्रिप्शन कहलाएगा। अच्छा, इंक्रिप्ट करने के लिए अलग अलग मेथड होती है, आगे हम सारी की सारी पढ़ लेने वाले हैं, पर आप अभी याद रखिएगा कि जो हमारे पर डाटा है उनको इंक्रिप्ट हम लोग कर रहे हैं, तो हम साइफर या सिफर टेक्स्ट का प्रयोग वहां पर करते हैं, है ना, जो स्पेसिफिक कोड का एक संग्रह होता है, ये भी याद रखेंगे। अब हमारे पास में है कि ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर डेटा का इंक्रिप्शन होता है, मतलब डाटा को एक विशेष प्रकार के कोड में बदला जाता है ताकि और कहीं अगर वो पहुंच जाए तो उसको आसानी से पढ़ा ना जा सके, है ना। जहां जिसका डाटा है, मतलब जहां उसको पहुंचना है वही अगर पहुंचता है तो डाटा पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, उसके अलावा नहीं। तो हमारे पास में ये जो इंक्रिप्शन होता है ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर पर। एक चीज और याद रखिएगा, ये तो इंक्रिप्शन की बात हो गई, अगर आपसे उसको वापस सामान्य भाषा में बदलने की बात होती तो वो कौन सी लेयर पे होती, तो वो भी हमारे पास में होने वाली है प्रेजेंटेशन लेयर पे। भाई एक तरफ से भेजा तो इस तरफ की प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको इंक्रिप्ट कर दिया और उधर वाली जो इसको आप डिक्रिप्ट कर देगी, बस इतना सा याद रखना है।
है ना। सेशन में क्या होता है, तो टाइम डिवाइड करके मिलता है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डेटा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो नेटवर्क हमारे पास में है, तो नेटवर्क की बात हमको पता ही है कि नेटवर्क जो लेयर होती है उस पे हमारे सारे मोस्टली हार्डवेयर पार्ट, विशेष तौर पर नेटवर्क पे राउटर काम करता है, वो आपको याद रखना है। तो आगे हम सारा कुछ पढ़ लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बात वही है कि आप लोग डेली क्लास लगाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और लिखते रहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक के। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करा देते हैं, तो वो लिखने की आवश्यकता है, इसको एज इट इज नहीं। और मैं बोलते रहा हूं हमेशा भी कि यहाँ पे जैसे प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है ना। तो इसमें से ये प्रश्न तो आपको याद हो ही जाएगा। इसके अलावा जो आंसर क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको भी आपको लिखना चाहिए। विंडोज में आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है ना। अब ये आईपी क्या है भैया, तो ये आईपी क्या है, वही आईपी एड्रेस है ना। इसके आगे हम पढ़ते भी है कि हमारे पास 32 बीट का होता है और 128 का बीट का होता है ना। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो यहाँ पर अगर आईपी को कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब आपको उसको प्रॉपर अरेंज करने हैं कंप्यूटर और उसमें प्रॉपर एक एक इंडिविजुअल क्या देने हैं, आईपी देनी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन को क्या सिर्फ देखना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करने वाले, शॉर्टकट कीज नहीं होगी, कौन सी कमांड यूज करने वाली है। यहां पर हमारे पास में पिंग है, आईपी कॉन्फ़िग है, नेट स्टेट है और ट्रैक्टेड। देखिए यहां पर आपको बता दें कि जितनी भी यहां पे कमांड दी गई है, इन सारी कमांड को आपको चलाना है रन में। रन विंडो ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर का हम लोग प्रयोग करेंगे, रन विंडो ओपन हो जाएगा, वहां पे इनको डाल दीजिए, चल जाएगी। तो हमारे को आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो जरूरत पड़ने वाली है वो आईपी कॉन्फ़िग जो कमांड है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। इसका यूज करके और हम लोग उसके कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं आईपी का, वो याद रखना। इसके अलावा विंडोज की ऐसी बहुत सारी कमांड होती है जो विंडोज के सिस्टम से संबंधित होती है, ये आपको सर्च करके याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न तो इजी है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है और कौन सा नहीं है, या आउटपुट डिवाइस कौन सा है और कौन सा नहीं है। हाँ, आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी इनपुट डिवाइसेस है आपको उनके सबके नाम याद होने चाहिए, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस है आपको उन सभी के नाम याद होने चाहिए। इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर फ्री का मिलता है। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देने के काम में आती है। कंप्यूटर को डेटा देना हो या निर्देश देना है, तो डेटा और निर्देश देने के लिए हम जिन डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं वो डिवाइसेस कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस, है ना। और इसका विपरीत आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो प्रोसेस्ड डाटा या जो परिणाम हमको प्राप्त होता है उसको देखने या प्राप्त करने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे स्कैनर जो है हमारे पास में, ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के प्रश्न याद रखिएगा। स्कैनर क्या करता है, तो हमारे पास कोई हार्ड कॉपी होगी तो उस हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में बदलने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में बदलना है, कोई प्रिंट आउट आपके पास में है उसको कंप्यूटर की भाषा में बदलना है या डिजिटल रूप में बदलना है, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, स्कैनर का। माउस हमारे पास में है, तो कीबोर्ड और माउस हमारे कंप्यूटर की मुख्य इनपुट डिवाइसेस होती है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस होती है, इनको भी आप याद रखेंगे। प्रिंटर हमारे पास में है। प्रिंटर जो होता है ये हमारे पास में आउटपुट डिवाइस के रूप में इसका यूज किया जाता है। मोटे तौर पर जो आउटपुट डिवाइस हमारे पास में होती है वो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के लिए होती है। सॉफ्ट कॉपी में जितने भी प्रकार के इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे सारे के सारे मॉनिटर प्लस प्रोजेक्टर, सारे के सारे मॉनिटर प्लस प्रोजेक्टर आते हैं, ये याद रखना। और साथ में स्पीकर, है ना, वो कैसा है, सॉफ्ट आउटपुट हमको उससे मिलता है। हार्ड आउटपुट के लिए हमारे पास में प्रिंटर और प्लॉटर, ये दोनों को आप याद रखेंगे, मतलब समस्त प्रकार के प्रिंटर और सभी प्रकार के प्लॉटर्स, है ना, इनके नाम जरूर याद रखिएगा, इनकी कार्य प्रणाली आगे हालांकि हम जरूर देखेंगे, लेकिन एग्जाम का समय कम है तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए उसको चलेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़े, डिटेल में पढ़े तो ज्यादा अच्छे से ज्यादा लंबे समय तक के वो सुरक्षित रहेगा आपके ब्रेन में और एग्जाम में आपके आंसर करेक्ट करा देगा। तो यहाँ पे याद रखना प्रिंटर। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, क्या होता है डीएनएस, ये फुल फॉर्म तो बताना ही आपको। डीएनएस क्या होता है, देखिए बेसिकली हमारे पास जो वेब पेजेस होते हैं, तो वेब पेजेस के
जो आईपी एड्रेस होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं नंबर्स में। जैसे एक सिंपल सा मैं लिख देता हूं .1.1, ये मैंने क्या लिख दिया, एक आईपी एड्रेस लिख दिया। तो कोई भी वेब पेज हो, सॉरी वेब सर्वर होगा, तो उस वेब सर्वर का क्या होता है, बेसिकली एक आईपी एड्रेस होता है। अब इस आईपी एड्रेस को या नंबर को हमारा ब्रेन याद नहीं रख सकता है, सारे नहीं रख सकता, कुछ एक दो याद रख लेगा, बाकी नहीं रख सकता है। हमारा जो ब्रेन है वो नाम को याद रखना आसान है, नंबर्स को याद रखने में उसको प्रॉब्लम जाती है। तो चूंकि यहाँ पर और हमारा जो कंप्यूटर होता है ये क्या है, वो नंबर को आसानी से याद कर लेता है। इसलिए जब हम किसी भी सर्वर को ऑपरेट करते हैं और सर्वर को ऑन करते हैं तो उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो वो जो आईपी एड्रेस होता है, इस आईपी एड्रेस को हमारे समझने योग्य भाषा में बदलने की आवश्यकता होती है। नंबर तो हम याद नहीं रखेंगे। मान लो इसका नाम मैं बोल देता हूं कि क्या राज कंप्यूटर बैतूल की वेबसाइट है, तो अब ये राज कंप्यूटर याद रखना हमारे लिए आसान हो गया, ये नंबर याद रखना हमारे लिए कठिन हो गया। तो ये वाला जो काम है, ये वाली जो प्रोसेस है, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने की जो प्रोसेस होती है, ये कौन करता है, तो ये करता है डीएनएस। आईपी एड्रेसेस को नेम में या डोमेन नेम में बदलने की जो प्रोसेस है वो कौन करेगा, डीएनएस। साथ ही ये उन सबका रिकॉर्ड भी रखता है ना। कभी भी किसी दो वेबसाइट का नाम एक जैसा या आईपी एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता, वो रिकॉर्ड ये खुद रखता है। ठीक, तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। बस इतना सा याद रखना है आपको, डोमेन नेम सिस्टम रहता है, बस इतना सा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा, आप लोग जो प्रिपरेशन करनी है, 1 महीना है, 30 दिन है, बड़े आसानी से हम लोग तैयार कर सकते हैं, एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। छोटा सा होमवर्क करते चलिएगा। यहाँ पे हमारे पास में है प्रोटोकॉल, तो आपको जितने भी प्रोटोकॉल है उनके नाम और फंक्शंस याद करने हैं, ढूंढ के भी कर लीजिए। यहाँ पे हम जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे उतने कवर कराएंगे। साथ में हमारे पास में जो ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल है ना, तो इसके किस लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, इसको याद कर लीजिए। 1 नंबर आपको मिलेगा, मैं यहां से बता दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो अभी समय है हमारे पास में, टोटल 7 लेयर है, 7 लेयर पर 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 ऐसे प्रोटोकॉल्स है, उसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो अभी से तैयार करिएगा। और 1-1 नंबर से बहुत पेपर रुकते हैं, 2-2 नंबर से बहुत पेपर रुकते हैं, तो ये वही नंबर्स है जो हम चुरा के ला लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो हमको क्या ईमेल को भेजना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ काम करता है, तो ये वेब साइट के लिए काम करता है। हमारे पास FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कहाँ काम करेगा, ये किसी फाइल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। हमसे बात किसकी हो रही है, ईमेल की हो रही है, तो ये तो फाइल वाला है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये SMTP जो होता है ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसके लिए, याद रखना, काहे के लिए, भेजने के लिए है ना। भेजने के लिए किसका यूज हो रहा है, SMTP की। और प्राप्त करने के लिए प्रश्न अगर आता, यही प्रश्न आता और हमसे बोलता कि ईमेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो फिर आंसर लगता हमारे पास में POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके अलग अलग ये 3 वर्जन दे रहा है, 1 2 3 वर्जन है, इसके 4 भी है। तो याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये ईमेल को प्राप्त करने के लिए, सेंड करने के लिए क्या है, SMTP है, इतना सा हमको याद रखना है। इसके बाद है, एक्सेल में संख्याओं की गिनती के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक्सेल में संख्याओं की गिनती के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो सीधे किसके साथ जाएगा, सम के साथ में संख्या लिखी, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां पर है संख्याओं की क्या करना है, गिनती करना, मतलब काउंट करना है। गिनती करना है मतलब काउंट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास काउंट है, काउंटा है, काउंट इफ है, ये तीनों हमारे पास में लगभग एक जैसे क्या है, फंक्शन है, फार्मूले से। क्या आंसर होगा, जैसे यहां पर बोल रहा है वो काउंट इफ,
काउंट इफ में हम कंडीशन लगाकर और फिर काउंट करा सकते हैं। क्या काउंट करा सकते हैं देख लो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं कम से कम उनको पता होना चाहिए कि बात हो रही है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में इस तरीके से हमारे कॉलम होते हैं और इस तरीके से हमारे पास में रो होती है। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन के को या कॉलम और रो मिलकर निर्माण करती है किसका, सेल का। यहाँ पर जो हमारे को दिख रहा है ये क्या है, ये सेल है, ये इंडिविजुअल क्या बनी, सेल। तो ये कॉलम है और ये रो है, तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद से सेल का निर्माण होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर किसी सेल में है ना, मान लो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नंबर लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अल्फाबेट लिख दिया, यहाँ पे हमने फिर नंबर लिख दिया। तो इस तरीके की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर हमने इफ लगा दिया तो हम कंडीशन लगा के फाइंड करा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक काउंटा क्या करता है, तो हमारे पास में जो सेल होती है, तो ऐसी कौन सी सेल होगी जो क्या रखेगी, टेक्स्ट रखेगी, है ना, टेक्स्ट को रखेगी। उसको हमको काउंट अगर कराना है तो हम यूज करते हैं किसका, काउंटा का। और ऐसी कितनी सेल है जो क्या यूज करती है, जिसमें सिर्फ नंबर है। प्रश्न किसके लिए है, संख्याओं के लिए, है ना। ऐसी कितनी सेल है जिसमें सिर्फ नंबर है या अंक है, उसकी अगर हमको जांच करनी है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, काउंट का यूज करने वाले, ये याद रखना है ना। और इसमें क्या हमारे पास में टेक्स्ट को भी हमने जोड़ दिया है। ये संख्याओं की गिनती करनी है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, काउंट जो फंक्शन है उसको यूज करेंगे। अगर आपसे पूछता ब्लैंक के लिए कि खाली कितनी है ये पता करना है, तब हम काउंट ब्लैंक जो फंक्शन होता है उसका यूज करते हैं वहां पर, तो जितनी खाली रहती है वो बता देता बस। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस कई नेटवर्क को जोड़ता है। मतलब एक से ज्यादा नेटवर्क या बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग कौन से डिवाइस का प्रयोग करते। तो सारे के सारे यहाँ पे नेटवर्क के डिवाइसेस है, हम सबको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला स्विच और हब की अगर दोनों की हम लोग बात कर ले, तो स्विच और हब जो होता है इन दोनों का ही प्रयोग किया था लैन में, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क में इनका प्रयोग हम लोग करते हैं कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए। इन दोनों में मतलब इसमें और इसमें एक बेसिक सा जो अंतर है वो ये है कि हब जो है इसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इस पे सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, लेकिन जब अब स्विच होता है इसको कॉन्फ़िगर करके मतलब इसको सिक्योर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योर नेटवर्क का प्रयोग बनाना अगर हमको है तो हम स्विच का यूज करेंगे, और नॉर्मल नेटवर्क बनाना है कि कोई भी आए कोई भी जाए तो फिर हम हब का यूज कर लेंगे। राउटर हमारे पास में है और ब्रिज हमारे पास में है। अगर हम पहले ब्रिज की बात करें तो ब्रिज क्या करता है कि कोई नेटवर्क होगा और उसके बहुत बड़े सेक्शंस, है ना, तो बहुत बड़े सेक्शंस को छोटे छोटे सेक्शंस में अगर बांटना है हमको तो हम ब्रिज का यूज कर लेंगे। साथ ही छोटे छोटे अगर नेटवर्क के सेक्शंस है तो उनको ब्रिज की सहायता से जोड़कर एक बड़े सेक्शन का प्रयोग भी किया जा सकता है। ब्रिज बेसिकली करता क्या है, तो जब रास्ता होता है ना, मान लो बहुत बड़ा सेक्शन होगा तो हमेशा हमको क्या घूम के जाना है, लेकिन अगर रास्ते में ब्रिज बना दिया तो वो रास्ता सीधा सीधा हो जाता है। तो जैसे हमारे पास गलियों में सड़कों में ब्रिज होते हैं, वैसे नेटवर्क में जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं वो भी ब्रिज ही कहलाता है। यहाँ से कैसा रास्ता शॉर्टकट मिल जाता है, ब्रिज क्रॉस किया तो हम इस तरफ आ गए, और नहीं तो फिर हमको लंबा घूम के जाना पड़ता, तो वहां पर ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा एक ही नेटवर्क में प्रयोग करते हैं। यहां पर हमारे पास में राउटर है जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर। मल्टीपल नेटवर्क्स को अगर जोड़ना है हमको तो हम राउटर का प्रयोग करते हैं। राउटर का बेसिकली जो मुख्य काम होता है वो होता है राउटिंग। नेटवर्क में जो डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाता है। अब उन पैकेट्स को उनके डेस्टिनेशन तक के या गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, राउटर की है। तो कौन से रास्ते से कौन सा डेटा जाएगा वो कौन डिसाइड करने वाला है, राउटर। और यही जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस कहलाती है राउटिंग की। तो ये भी याद रखना, ये राउटर का मुख्य कार्य। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ देखिए हमारे पास कंप्यूटर में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे कंप्यूटर के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हर एक यूजर के काम के उसके यूज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए अनिवार्य नहीं है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है, सारे कंप्यूटर के लिए,
है ना। तो ये क्या होंगे हमारे पास अनिवार्य सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, MS वर्ड है, तो MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड हमारे पास में सबको MS वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ऑफिस में काम कर रहे हैं या आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने तो पड़ती, बाकी अगर ये काम किसी कोई नहीं कर रहा तो उसको जरूरत नहीं है। तो MS वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना है। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट इसी का ग्रुप में मिल जाता है हमको, ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल ये भी हमारे को MS ऑफिस पैकेज में ही मिल जाता है, तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ना केवल विंडोज का, हम यूनिक्स की बात कर ले, लिनक्स की बात कर ले, मैकिन्टोश की बात कर ले, एंड्रॉइड की बात कर ले, ये सारे का सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी के सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारे कंप्यूटर के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये होंगे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर में डिवाइस हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो डिवाइसेस के जो ड्राइवर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी क्या है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग याद रखिएगा, हमारे पास जो यूटिलिटीज प्रोग्राम होते हैं, जैसे डिफ्रेगमेंटर, क्लीनर, कंप्रेसर, और हमारे पास में एक होता है बैकअप और एंटीवायरस। तो ये 5 प्रकार के हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास में जो जितने भी प्रकार के हम 3 ट्रांसलेटर यूज करते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। बस इतना से। तो वीडियो को पॉज करना और लिख लेना। मैंने बोला है नोट्स बनाना, जो लोग नोट्स बनाएंगे उनका पेपर निश्चित रूप से निकलेगा, है ना। ये बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है, कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। वेब पेज है भी हमारे पास में, वेबसाइट ओपन करी है ना, तो हमारे पास बेसिकली जो वेब पेजेस होते हैं या वेबसाइटें होती है, तो हमारे पास 2 तरह की वेबसाइटें होती है, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। तो जो स्टैटिक वेबसाइट हमारे पास में होती है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, नहीं तो वो पेज जैसा का वैसा रह जाता है। एक डायनामिक वेबसाइट होती है जो अपने आप रिफ्रेश होते चलती है, थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेश होते चलेगी, वहां पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक जो होती है वेबसाइट उसमें हमको पड़ती है, या स्टैटिक वेब पेज में हमको पड़ती है। तो रिफ्रेश करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो F5 का यूज करते हैं, और नॉर्मल हमारे कंप्यूटर में भी अगर हमको रिफ्रेश करना है तो वहां पर भी हम F5 का यूज करते हैं, ये हमको पता है। बस कौन सा मालवेयर खुद की कॉपी करता है या खुद को कॉपी कर करके रखता है। यहाँ पे मालवेयर वर्ड याद रखना भी है। मालवेयर क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, नॉर्मल तौर पर हम उनको वायरसेस के नाम से जानते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में या जितने भी प्रकार के अपने वायरसेस सुने होंगे, वो सारे के सारे वायरसेस एक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, और उस ग्रुप का नाम है मालवेयर। ठीक है, तो मालवेयर मतलब क्या, वायरस। अब हमारे पास यहाँ पे इतने वायरस दिए हैं, हमसे बोल रहा है जो खुद की कॉपी बनाता है वो कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास है एडवेयर। एडवेयर क्या करता है, तो एडवेयर आपकी वॉच के, जैसे आप सर्फिंग करते हैं ना, गूगल पे सर्च कर लिया या और रील वगैरह में सर्च कर लिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, तो वहां पर ये आप पे निगरानी करता है। आपने वहां पे जो कंटेंट सर्च किया है, फिर उसी से जुड़े हुए ऐड जो होते हैं वो आपको दिखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। आपने गूगल पे सर्च कर लिया तो आपको इंस्टाग्राम पे वही दिखेगा, इंस्टाग्राम पे सर्च किया है तो अदर प्लेटफॉर्म पर भी आपको दिखने लगता है, जो सर्च किया है वही कवरी। तो ये क्या होता है, एडवेयर होता है जो कंपनी रन कराती है। स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर क्या करता है, ये सिर्फ आप पे निगरानी करता है, आप क्या क्या काम कर रहे हो कंप्यूटर में, आपके काम के ऊपर निगरानी रखता है, और जिसने उसको इंस्टॉल किया उसके पास डाटा या सूचना भेज देता है। स्पाईवेयर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर निगरानी रखने के लिए करती है, उनके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होता है। कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है तो वो इंस्टॉल करती है और बराबर चेक करते रहेगी कि हमारा डाटा किसी दूसरी कंपनी वाले को दे तो नहीं रहा है, तो वहां पर स्पाईवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास बचे हैं 2, ये दोनों जो वायरस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहले हम बात करें ट्रोजन की, ट्रोजन हॉर्स जो होता है, ये ट्रोजन जो हमारे पास वायरस होता है, ये क्या करता है, तो ये एक तरह का बहरूपिया कहलाता है। क्या होगा, बहरूपिया वायरस। जिस तरीके से बहरूपिया होते हैं,
बहरूपे देखे होंगे ना, आपके आसपास भी होंगे, है ना, कि वो आपके हितैषी बन के आपसे मिलते हैं और पीछे की तरफ आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या होते हैं, बेसिकली ट्रोजन हॉर्स होते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, तो ये वेब या इंटरनेट पर आपको ऐसा दिखाएगा कि आपके काम की एप्लीकेशन है या आपके मनपसंद गेम है ना। तो आप एप्लीकेशन होगी, गेम होगी या सॉफ्टवेयर होगा, आप उसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल हो गया तो पीछे की तरफ वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता है, आपकी फाइलों को डैमेज करने का काम वो करता है। तो याद रखेंगे, ट्रोजन हॉर्स, सामने आपके काम की फाइल लगेगी पर पीछे की तरफ वो आपको नुकसान पहुंचाती है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर है वॉर्म। वॉर्म क्या होते हैं, तो ये बनाता भी है खुद की कॉपी, है ना। जैसे आपके कंप्यूटर में आया तो खुद की कॉपी बनाते चलेगा, जो फोल्डर ओपन करेंगे उसके अंदर वो उसकी कॉपी बना देगा, उसी की कॉपी, है ना, मतलब फाइल की कॉपी बनाते चलेगा। तो उसमें होगा क्या, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी, और हार्ड डिस्क अगर आपकी फुल हो गई तो आपका कंप्यूटर स्लो होने लगेगा। ठीक है, तो एंटीवायरस का यूज करें और इसको हटा के अलग करें। एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन क्या होता है, हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आज पहली क्लास है पूरी सीरीज की, और अच्छे से ध्यान से यहां तक देखते हुए आप आए हो तो याद रखना, फाइल एक्सटेंशन जो होते हैं ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइल एक्सटेंशन आप लोगों को हमारी जो एप्लीकेशन है राज कंप्यूटर बैतूल, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। वहां पर फ्री कंटेंट वाला, है ना, कई बार बच्चों को मिलता नहीं है, याद रखना। इस तरीके का जब पैनल हमारा खुलता है तो यहाँ पर 3 लाइनें हैं, इस 3 लाइन पर क्लिक करना तो इस तरीके का पैनल खुलेगा। यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, उस फ्री कंटेंट के अंदर आपको फाइल एक्सटेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से जाके सारे के सारे फाइल एक्सटेंशन तैयार कर लेना, और भी अगर आपको मिलते हैं कहीं से तो उसको भी आप तैयार कर लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प उससे होने वाली है। इस प्रश्न का आंसर तो बहुत इजी है, एक्सेल की बोल रहा है, तो यहां पर याद रखना कि एक्सेल हम बात करें या एमएस ऑफिस हम बात करें 2003 और इसके पहले की जो फाइलें हैं तो उसमें एक्स का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि अगर हम एक्सेल की बात करें तो क्या होगा, XLS, ये क्या है 2003 और इसके पहले की फाइलों का एक्सटेंशन। वर्तमान में क्या है, जो अपडेटेड वर्जन है इसमें क्या लग गया, साथ में X लग गया है। वैसे यहाँ पे DOCX लिखा है तो ये भी हमारे पास 2007 और इसके बाद वाले हैं, ये भी 2007 और उसके बाद वाला है, और जो टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन है शुरू से वैसा ही है। तो ये टेक्स्ट फाइल का हो गया, मतलब नोटपैड की फाइल, ये पावर पॉइंट की फाइल का हो गया, ये एक्सेल की, और ये डॉक्यूमेंट मतलब कि MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन हो चुका है। प्रश्न एक्सेल के लिए पूछ रहा है तो आप एक्सेल के लगा दो, वर्ड पूछता तो इसको लगाते, पावर पॉइंट के लिए इसको लगाते, और टेक्स्ट फाइल के लिए या नोटपैड फाइल के लिए इसको लगाते। URL का पूर्ण रूप क्या है, ये तो इस पे बात हमने करी है क्या, चलिए देखिए। URL क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जो वेब पर स्थित किसी भी फाइल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, सीधे हम क्लिक करके और वहां पर पहुंच जाते हैं। मतलब किसी फाइल का पूरा एड्रेस जो होगा URL होगा, और ये कैसा होता है, यूनिक होता है। किसी भी 2 फाइल का सेम एड्रेस वेब पर नहीं हो सकता अगर URL का प्रयोग किया गया है। क्या है फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होगा ये इसका फुल फॉर्म है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसको याद रखो। कौन सी टोपोलॉजी में सेंटर नोड होता है, सेंटर नोड क्या होता है, तो याद रखना कि हमारा जो नेटवर्क होता है, हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं, हमारे नेटवर्क में जुड़े हुआ प्रत्येक जो कंप्यूटर होगा वो क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है सेंटर नोड, तो सेंटर नोड जो होता है वो किस टोपोलॉजी में प्रयोग किया जाता है, तो हम लोगों ने, अच्छा अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसका यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा प्रयोग में आई जाने वाली जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है, तो यही टोपोलॉजी है जिसमें एक सेंट्रलाइज हब, है ना, या नोड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, हब का यूज करते हैं, याद रखना। और वो कौन सी टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी आपको दिख ही रही होगी, वो क्या है हमारे पास में, बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो होती है इसमें वायर के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं और आपस में इस तरीके से टोपोलॉजी हम लोग बना लेते हैं। बस टोपोलॉजी में एक सीधा वायर होता है और उसमें काट के और हम लोग क्या करते हैं, नोड या कंप्यूटर लगा लेते हैं। और जब बस टोपोलॉजी होती है इसका प्रयोग थोड़े समय के लिए ब्रॉडकास्ट का अगर प्रयोग करना है, प्रसारण का अगर प्रयोग करना है तो इसका स्थापित किया जाता है। मेश टोपोलॉजी जो होती है ये बहुत महंगी टोपोलॉजी होती है, पर ये कैसी फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी यही वाली है।
इसमें सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो बचे हुए सारे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। तो ये काफी महंगी है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वसनीय यही है। कौन सा डिवाइस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है? एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है भैया? एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होगा? बढ़ा देना। जैसे हमारे पास सिग्नल होते हैं ना, तो सिग्नल हमने भेजे तो हम जैसे शूट किए तो क्या होगा? ऐसे सिग्नल जाते हैं और फिर क्या होता है? धीरे 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 धीरे। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? यहां पर हम लगा देंगे एक एम्पलीफायर लगा देंगे। तो ये सिग्नल क्या होंगे? फिर से रीजनरेट होंगे और फिर बढ़े जाएंगे। जहां पर भी कम होने लगेंगे सिग्नल, वहां पर हम क्या लगा देंगे? एक एम्पलीफायर लगा देंगे। अब बात हो रही है किसकी? नेटवर्क की बात हो रही है। तो नेटवर्क में जो एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं, या नेटवर्क के एम्पलीफायर को किस नाम से जाना जाता है? या ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो लो हो गए सिग्नल को हाई लेवल के सिग्नल में बदलता है, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलता है? हमारे पास पे क्या है? राउटर है। राउटर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है कि राउटर अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए, साथ में राउटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे पास रिपीटर है, हब और स्विच। हब और स्विच की बात भी हम लोगों ने कर ली है। हब और स्विच लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बात हमारे पास में क्या बचा अब? रिपीटर। उसका नाम ही है रिपीटर, रिपीट करने के लिए। तो रिपीटर क्या होता है? तो एक तरह का एम्पलीफायर होता है जो बहुत लंबी दूरी के जब हम नेटवर्क स्थापित करते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, और जो सिग्नल लो हो गए हैं उनको वापस हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स में बदल कर आगे भेजता है। तो याद रखेंगे रिपीटर को। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? हमारे पास एक पूरी की पूरी यूनिट है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, यहाँ इसका प्रश्न है। तो हमारे पास में पाइथन एआई के लिए प्रयोग करते हैं, जावा वेब पेज के लिए हम यूज करते हैं, और अदर में भी HTML, C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये भी है। HTML जो है ये हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पर यहाँ पे लास्ट में लैंग्वेज तो लिखा हुआ है। तो हमारे पास HTML जो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बेसिकली ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना। याद रखना ये क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। बस इतना सा अंतर है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। और इनमें तो हम प्रोग्राम लिखते हैं। कैश मेमोरी के रूप में कौन सी मेमोरी उपयोग होती है ना। कैश मेमोरी जो है इसके रूप में कौन सी मेमोरी? तो सीधे सीधे प्रश्न बोल रहा है कि कैश मेमोरी के निर्माण के लिए आप किस मेमोरी का प्रयोग करते हैं? तो बेसिकली हमारे पास में जो फास्ट मेमोरीज होती है वो रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। इतना याद रखना, रजिस्टर से मिलकर ही बनी होती है। कैश मेमोरी खुद रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा हमारे पास में जो रैम होती है ये भी रजिस्टर से मिलकर ही बनी होती है। तो हम लोग जब रैम पढ़ते हैं तो रैम में हम लोग बात करते हैं, एक हम बात करते हैं डी रैम की, और एक हम बात करते हैं एस रैम की। यह है डायनामिक रैम और यह है स्टैटिक रैम। इन दोनों में सबसे तेज रैम कौन सी होती है? तो वो होती है एस रैम। इन दोनों में सबसे तेज रैम कौन सी होती है? एस रैम। तो इसी एस रैम के चिपों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कैश मेमोरी के निर्माण के लिए। प्रश्न का आंसर मिल गया आपको। चलिए दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी रैम होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, या जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो हमारे पास में जो एस रैम होती है इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि हमारे कंप्यूटर में कौन सी रैम लगी होती है? डी रैम होती है कि एस रैम होती है? तो हमारे कंप्यूटर में लगी होती है डायनामिक रैम, क्योंकि ये जो रैम होती है ये बहुत महंगी होती है, इसीलिए इसका प्रयोग कहा कर रहे हैं हम लोग सीपीयू में, है ना। मतलब जो प्रोसेसर होता है उसकी कैश मेमोरी के निर्माण में इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो बस इतना सा याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? एस रैम। और ये तो रोम है और ये फ्लैश मेमोरी है। कौन सा कमांड कनेक्टिविटी टेस्ट करता है? हाँ, कौन सा कमांड है जो क्या करेगा? कनेक्टिविटी को टेस्ट करेगा। कनेक्टिविटी मतलब कि दो कंप्यूटर है और दो कंप्यूटर बहुत दूरी पर है,
है ना। तो यहां से हम चेक करेंगे कि ये कंप्यूटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये वाला कंप्यूटर चल रहा है कि नहीं, यहां से हम चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग रन ओपन करेंगे। रन के लिए मैंने बता दिया विंडो प्लस आर, और उसमें हम डालेंगे क्या, पिंग, है ना, और उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, और यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, एंटर। ठीक, पिंग लिखा और आईपी एड्रेस लिखा और एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसको पिंग करेगा। अगर इसने रिस्पांस दे दिया तो यहाँ पे कनेक्टेड दिखने लग जाएगी, और नहीं तो फिर यहाँ पर एक्सेस डिनाई आ जाएगा। फिर वहाँ पे फोन करेंगे हम और उसको बोलेंगे भाई कंप्यूटर चालू कर, कनेक्शन नहीं मिल रहा है ना, या यहाँ पे कोई भी फॉल्ट होगा उसको दूर किया जाएगा। तो कनेक्शन बना है, कनेक्टिविटी बराबर है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम लोग करेंगे पिंग कमांड का यूज करके। ठीक, बस इतना सा याद रखना। एक्सेल में औसत निकालना है। औसत मतलब क्या होता है, एवरेज। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बार बार पूछा जाता है, आता ही है लगभग हर एक एग्जाम, 2 एग्जाम में आता ही है। एवरेज निकालने का हमको पता है कि मान लो ये 10 है, ये 20 है, 30 है, इस तरीके से संख्या अगर लिखी है तो इनको आपस में हम जोड़ देते हैं। इनका टोटल हो गया। अब कितनी संख्या हमारे पास, 1 2 3 4, इसका भाग दे देंगे 4 का। 4 संख्या है, 4 का भाग दे देंगे। तो औसत कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो हम एवरेज ही करते हैं। सुरक्षित वेब ब्राउजर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। सुरक्षित वेब ब्राउजर के लिए, वेब ब्राउजर सुरक्षित है कि नहीं, या वेबसाइट पे जाना सही है, रहेगा कि नहीं रहेगा, हम लोग कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हम लोग HTTP, तो हम देखते हैं HTTP, इसमें S लगा होना चाहिए, HTTPS। तो यहाँ पे S जो होता है इसको बोलते हैं हम सिक्योर, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, सिक्योर है। तो HTTPS जो होता है इसके माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि जो वेब ब्राउजर है उस पर ब्राउजिंग करना कैसा है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है वेबसाइट पर। प्रोसेसर की गति किस पे नापते हैं, तो ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इसको याद रखना। जो प्रोसेसर की गति होती है उसको हम काय में नापेंगे, हर्ट्स में। अब चाहे वो मेगा हर्ट्स हो, गीगा हर्ट्स हो, टीगा हर्ट्स हो, एस, है ना, पर याद रखना जो इकाई होगी वो क्या होगी, हर्ट्स होगी, ये याद रखना। मूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, मूव कमांड। एक जगह से हटाना है, दूसरे जगह स्थापित करना है, तो वहां जो हम कमांड यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कट वाला जो कमांड है, एक जगह से काट दिया दूसरे जगह लगा दिया, और वो हमारे पास में है Ctrl+X। तो Ctrl+X को हम लोग मूव कमांड बोलते हैं, बेसिकली वो कट की कमांड है, ये भी याद रखेंगे, है ना। बाकी हमारे पास ये तो आपको पता ही है, अंडू की दे दी उसने, कॉपी की और पेस्ट की। चलिए, तो ये हो गई हमारी आज की क्लास, और हम लोग अब डेली पढ़ने वाले हैं, डेली पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी रिकॉर्डेड क्लास और फिर लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डेली एग्जाम तक के हम लोग पूरी 30 क्लास करने वाले हैं, और हम लोग एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नों की इस बार हमने कोई सीमा नहीं रखी है कि हमको सिर्फ 500 प्रश्न कराने हैं। 30 क्लास में जितने भी प्रश्न हो जाए हम सारे के सारे आप लोगों को दे देंगे, और आपकी सफलता सुनिश्चित करने वाले हैं। तो जो लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।